हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर और आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और जीके के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को। अब दोस्तों, 1 और 2 सितंबर को ही क्यों? तो 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर को क्या हुआ था? 1 सितंबर 1994। तो दोस्तों, याद आ गया आपके मन में खटीमा गोलीकांड। जी हाँ दोस्तों। और 2 सितंबर को क्या हुआ था? 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। तो याद रख लीजिए दोस्तों, इन्हीं के दिवस के उपलक्ष्य में ही ये मनाया जाता है। तो ये याद रखना आपको। आगे परीक्षा वाणी में दोस्तों, इतने परीक्षा वाणी के लगभग 13वां या कितने तक लगभग इतने संस्करण आ गए, लेकिन खटीमा अभी भी खमिटाई है। वो अभी नई वाली जो बुक आई है परीक्षा वाणी की, वो भी मेरे पास है। तो उसमें भी अभी भी खमिटाई दिया हुआ, खमिटा जल विद्युत, इस तरह का भी यही है अभी। चलो वो तो खैर छोड़िए, लेकिन आप सभी समझदार हैं। लेकिन ये प्रश्न याद रखिए, 1 और 2 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दिवस। तो ये गोलीकांड पे आपको याद रखने। अगला प्रश्न है, भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भतूज उत्सव दोस्तों जो है, ये मनाया जाता है कहाँ? केदारनाथ धाम में। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, अन्नकूट या भतूज उत्सव, कुछ भी आ सकता है। अन्नकूट या भतूज उत्सव मनाया जाता है कहाँ? केदारनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में दोस्तों कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कढ़ाई उत्सव। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कढ़ाई उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है कहाँ? बद्रीनाथ धाम में। और भतूज उत्सव, अन्नकूट उत्सव दोस्तों, ये हो जाएगा केदारनाथ में। भतूज यानी कि जो भैया दूज होता है, उस दिन कपाट बंद होते हैं, तो भैया दूज भतूज उसी दिन दोस्तों मनाया जाता है ये केदारनाथ धाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजहर त्योहार कब मनाया जाता है? बजहर त्योहार। अब दोस्तों यहाँ पर बैसाख नहीं है तो जेठ ही आप कर सकते हैं। वैसे मतलब लास्ट जैसे आधे बैसाख से आधे जेठ मतलब कर सकते हैं, तो ये जेठ ही करना पड़ेगा। बैसाख नहीं, अगर बैसाख और जेठ दोनों ऑप्शन में रहे तब आपको बैसाख की तरफ जाना है, लेकिन बैसाख है नहीं ऑप्शन में, तो जेठ कर लेंगे। वैसे बैसाख में ये बजहर जो त्यौहार दोस्तों थारू का है, थारू जनजाति में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। थारू जनजाति दोस्तों उधमसिंह नगर में रहती है और उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। और बजहर त्यौहार इनमें होता है बैसाख में। और इसके अलावा दोस्तों अभी होली आने वाली है। होली होली पर दोस्तों ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं होली पर। और दीपावली पर दोस्तों ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन? बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों थारू जनजाति की। और जो बजहर त्यौहार है दोस्तों, ये भी वैसाख में मनाया जाता है और थारू का है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बग्वाल कहाँ आयोजित किया जाता है? पहले तक दोस्तों जो पेपर होते थे उनमें न जाने कितनी बार हर पेपर में दोस्तों लगभग लगभग आता था, एक एग्जाम छोड़कर पहले तक। अब दोस्तों अब आसान हो गया सभी के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों देवीधुरा चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में है महाबाराई धाम। यहाँ दोस्तों जिस दिन राखी होती है, बग्वाल युद्ध, पाषाण युद्ध होता है, जबरदस्त होता है। जब से लॉकडाउन हुआ है ये सब, तब से दोस्तों ऐसा ही हो गया सब। लेकिन अब जहाँ तक है, जो अगले साल जो यानी कि जो इस साल होगा, वो दोस्तों ज़बरदस्त हो सकता है। 2020 के बाद तो जो पुराना जैसे पहले होता था उस तरह का फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी होता ही है बग्वाल, कम मात्रा में। लेकिन अब जब इस बार अगर सही रहे तो तब ज़बरदस्त होगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुच्चू पानी, देहरादून। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी आजकल इस तरह के आए हुए, जैसे सतपुली पौड़ी, धरासू उत्तरकाशी, अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग, गुच्चू पानी देहरादून। तो ये हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ है? गुच्चू पानी देहरादून में। चोरू की गुफाएं, ये हो जाएगा गुच्चू पानी देहरादून। इसके अलावा दोस्तों देहरादून के जैसे परीक्षा वाणी में जो आप चैप्टर है उसी में सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे गुच्चू पानी, टपकेश्वर महादेव कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है, लगातार जल टपकते रहता है, तो टपकेश्वर महादेव। इसके अलावा भागीरथी रिसोर्ट, ये भी देहरादून में ही है। मालसी डियर पार्क, ये भी देहरादून में ही है। फन वैली, ये भी देहरादून में है। तो ये हो जाए दोस्तों गुच्चू पानी देहरादून। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कूट भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? कूट भूमि, तो इसका सही उत्तर दोस्तों बाज बहादुर चंद ने कूट भूमि दान की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। कैलाश मानसरोवर के जो तीर्थ आते थे उनके लिए गूढ़ भूमि दान की थी बाज बहादुर चंद ने 1673 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। देवी चंद दोस्तों चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक राजा। तो यहाँ पर उत्तर होगा बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था। अब दोस्तों ये चंद शासक कौन था? कल्याण चंद दोस्तों होगा नहीं।
इसका शत्रु का दोस्तों जगत चंद। चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के समय काल को। तो ये हो जाएगा 1000 गायों का दान करने वाला जगत चंद था। जगत चंद की मृत्यु दोस्तों चेचक से हुई थी, यही प्रश्न बन सकता है। तो हो जाएगा जगत चंद। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या फिर गरुड़ ज्ञान चंद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कल्याण चंद। कल्याण चंद चतुर्थ के समय था, कल्याण चंद भी 3 4 1 हुए। तो ये जगह कल्याण चंद चतुर्थ के समय था, ये आपको याद रखना है। रोहिल्ला आक्रमण दोस्तों 1743 से लेकर 1745 के बीच में दोस्तों ये हुए थे, कुमाऊं पर रोहिल्लू के आक्रमण। और तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रुहेलखंड या फिर रुहेलू के आक्रमण से, रुहेलखंड से, यूपी में रुहेलखंड, ये नाम आपने सुना होगा रुहेलखंड, या कटेहर भी ऐसे कहते हैं। तो कटेहर का दोस्तों जो सरदार था या रुहेलखंड का जो सरदार था वो कौन था? अली मोहम्मद खां, उसने दोस्तों ये किया था। तो ये हो जाएगा कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय। अगला प्रश्न है, केदार खंड में वर्णित गोस्थल एवं राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित गोथला ग्राम ही है कौन? गोविसाण, गंगापुर, गोपेश्वर या इनमें से कोई? तो गोविसाण दोस्तों ये हो जाएगा काशीपुर के लिए। तो ये जाएगा गोपेश्वर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ये जो गोस्थल है यही 2 या 3 बार अभी तक आ चुका है। तो गोस्थल हो जाएगा गोपेश्वर। बाकी गोथला ये भी याद रख लीजिए, गोपेश्वर। गोपेश्वर चमोली में, चमोली जनपद का मुख्यालय है, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर हो जाएगा गोपेश्वर। अगला प्रश्न है, पेटसाल ग्राम सलासरी की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष की? पेटसाल और फड़कानौली दोनों की दोस्तों खोज का श्रेय जाता है किसे? यशोधर मठपाल को। यशोधर मठपाल को, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है। तो पेटसाल का दोस्तों कब? 1989, और फड़कानौली कब? 1985। तो इनमें ही अभ्यर्थी को दिक्कत होता है कि पेटसाल पहले था फड़कानौली। तो पहले दोस्तों पेटसाल, फिर उसके बाद फड़कानौली, तो दोनों याद रख लीजिएगा। इसका सूत्र हो जाएगा 1989 यशोधर मठपाल। और लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों का है ये खुटानी में, यशोधर मठपाल को ही उसका श्रेय जाता है स्थापना करने का। अगला प्रश्न है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन आयोग का पेपर होगा तो उसमें भी इस तरह से रहेंगे, थारू, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा। तो लहचारी दोस्तों ये भी हो जाएगा किसका है? थारू का है। बिल्कुल आपको याद रखना है, लहचारी नृत्य थारू का है। और इसके अलावा इनका एक झुमड़ा, झुमड़ा झुमड़ा लहचारी तो दोस्तों इनका क्या नृत्य है। अब झुमड़ा क्या है? यह है नृत्य गीत, इतना याद रख लीजिए। झुमड़ा नृत्य गीत है और लहचारी जो है दोस्तों नृत्य है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? रूपकुंड झील दोस्तों ये चमोली में है, तो डाक टिकट इस पर कब जारी किया गया दोस्तों? 2006 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों जैसे उत्तराखंड में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UKPSC, UKSSC, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर उत्तराखंड के बारे में दोस्तों जैसे कौन कौन सी तहसीलें कहाँ हैं, कुछ चीज़ें दोस्तों वैसी बन जाती हैं। और जैसे ये आपको जैसे सर्वाधिक विकास खंड का है तो पौड़ी में, सर्वाधिक तहसील का है तो पिथौरागढ़ में। इनको आपको टॉप के कुछ याद कर लेने हैं। बाकी कौन सा तहसील है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सी विधानसभा है, पर लेकिन कुछ कुछ आपको याद रखनी है। जैसे महत्वपूर्ण जो SC ST के लिए हैं विधानसभा में, इस तरह से कुछ अलग आपको याद रखनी है। सर्वाधिक विधानसभा सीट का है तो हरिद्वार में है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको स्पेशली याद रखनी है, जैसे कौन कौन सी तहसील है, कुछ कुछ चीज़ें आपको इस तरह की भी याद रखनी होंगी। तो गैरसैंण तहसील दोस्तों का है? चमोली में है, सही है। खटीमा तहसील दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, तो ये गलत है। जखोली तहसील रुद्रप्रयाग, तो इसका क्षेत्र दोस्तों 1 और 3 दोनों है। बाकी दोस्तों अगर कोई पटवारी में हो जाएगा, बाकी इन्हीं तहसीलों में, अगर आप पुलिस में हो जाएंगे तो इन्हीं जनपदों में कोई तहसील में कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जॉब भी इस तरह से लगती है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जनपद के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी आपकी कहीं भी लग सकती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2015 में। अगर 2001 भी ऑप्शन में रहे तो भी आपको सही करना है, 2001 और 2015 दोनों ऑप्शन में रहे तो भी आपको दोनों सही करने हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली बार SI के पेपर में आया हुआ था 2015 में, तब से लेके SI का पेपर अब होगा 2022 में, तो उसमें आया था पिछली बार SI के पेपर में भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आए थे। तो ये जगह 53,483 वर्ग किलोमीटर। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अमर शहीद अशफाक उल्ला खां या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, ना ही चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर दोस्तों अमर शहीद अशफाक उल्ला खां। बिल्कुल याद रखना आपको, हिमांशु जोशी ने लिखी थी इनकी जीवनी। और हिमांशु जोशी का दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो एग्जाम बनती है, वो है समय साक्षी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, समय साक्षी है किसकी पुस्तक है? तो हिमांशु जोशी। आयोग दोस्तों इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो नील की कृषि आपको नहीं करना है, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति बिल्कुल आपको याद रखना है। और जैसे हरित क्रांति से संबंधित है, यही प्रश्न एग्जाम बन सकता है, हरित क्रांति। तो ये दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। या फिर ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया, लेकिन इन चारों में से ही कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा, देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? नाबार्ड, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या फिक्की? तो ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई भी जाती है, लागू भी की जाती है, आपको याद रखना है। और आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो भी दोस्तों वर्तमान में गवर्नर है, ये भी कई बार एग्जाम बन चुका है प्रश्न, तो शक्तिकांत दास है। बाकी जब तक आपका पेपर होगा तब तक कोई और होंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप भी देख लीजिएगा। तो शक्तिकांत दास है गवर्नर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका क्षेत्र होगा आरबीआई की स्थापना 1935 में। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, एसआई हो, कांस्टेबल हो, कहीं भी बनेगा। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी, डीएफएचआई, सीआईआई या आईआरडीए? तो ये हो जाए दोस्तों आईआरडीए। आईआरडीए आखिर है क्या दोस्तों? ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मुझे हिंदी में पता है इसका। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, आईआरडीए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसके लिए जो अधिनियम था दोस्तों वो था 1999 का, और इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी 2000 में, सन 2000 में, 19 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई थी आईआरडीए की। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी सेबी भी ऑप्शन में है। सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, 12 अप्रैल 1988 को। और इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में दिया गया था। तो इसका क्षेत्र होगा आईआरडीए। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में स्थित है? एक प्रश्न तो हमारा यहीं से बन रहा है, कौन सा? कि विश्व में सर्वाधिक जो खारे पानी वाली झील है वो कौन सी है? तो वान झील है। तो वान झील किस देश में है दोस्तों? ये है तुर्की में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आई कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली, सबसे बड़ी नहीं, मीठे पानी वाली नहीं, ताजे पानी वाली, मीठे पानी वाली झील कौन सी है वो आपको बताना है। और जो ताजे पानी वाली झील है दोस्तों वो कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील तो वो दोस्तों कहाँ है? वो है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका क्षेत्र दोस्तों तुर्की। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा एमपी में है। एमपी में जैसे मैकाल, सतपुड़ा, बिंदी या कहाँ? तो दोस्तों सतपुड़ा में। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? जबरदस्त क्वेश्चन है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका? एशिया में नहीं है दोस्तों, इसका क्षेत्र होगा यूरोप। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में है। जैसे दोस्तों जैसे कुछ प्रमुख जैसे जो घास के मैदान है वो एग्जाम में आते हैं, कि जैसे पंपास घास का मैदान कहाँ है दोस्तों, ये प्रश्न बनता है। तो ये हो जाए दोस्तों अर्जेंटीना। इसके अलावा पेरी घास का मैदान कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरी अमेरिका, ये भी प्रश्न बनता है। इसी तरह से वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, ये भी प्रश्न बनता है। और भी हैं जो भी घास के मैदान उन्हें भी याद कर लीजिएगा। इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा यूरोप। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है इनमें से? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों अजातशत्रु। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, रट लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों ये हो जाएगा
बिंबिसार। उदय ने दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। आयोग के पुराने पेपर उठा के देखेंगे, जरूर से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने। और कुणिक कहा जाता है तो अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। दोस्तों इसका सही उत्तर अकबर नहीं होगा। आपके मन में आ रहा होगा औरंगजेब, ऑप्शन गलत है, ऐसा भी नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला था दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा। मोहम्मद शाह रंगीला था अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला। 1720 के आसपास इसने किया था, ये बुक में मैंने पर देखा था। तो सन तो खैर नहीं आएगा, लेकिन ये प्रश्न याद रखिए कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। जय सिंह के अनुरोध पर इसने किया था, जय सिंह के कहने पर किसने किया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है, आपने कभी देखा तो होगा, और वैसे नहीं देखते कहते, लेकिन ये हो जाएगा क्रीट कोरोना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत ने, तो ये आपको बताना है स्वतंत्र भारत के बाद के ही ऑप्शन है इसमें, ये हो जाएगा 1948 में। तो याद रखिएगा 1948 में भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था। जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों ये हो जाएगा 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का पहली बार उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध समाज में किसने किया? तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो शिशुनाग दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, यह है अजातशत्रु, कुणी के नाम से जाने जाने वाला अभी आया था। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किया था इसने, मगध साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी। अब दोस्तों प्रश्न देखिए इस तरह से, बाकी प्रश्न से बड़े तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन? तो दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो ये हो जाए दोस्तों मेंटल और कोर। जबरदस्त क्वेश्चन है, भूगोल का जबरदस्त क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? अब दोस्तों एग्जाम में जैसे आपने याद किए होंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बाकी 8 के 8 राज्यों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, जिन्हें नहीं है उनका अगर एग्जाम बनता है दोस्तों प्रश्न, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उन्हें। तो 8 राज्यों के नाम भी पहले भारत के आपको याद रखना है, जैसे गुजरात हो गया, आरजे राजस्थान, एमपी, और एमपी हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा इधर आएंगे तो झारखंड, झारखंड के बाद दोस्तों थोड़ा उधर जाएंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा गुजरती है जहाँ से। इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? वीडियो के या किसी पेपर में आया था? अब सोच लीजिए वीडियो के पेपर में आ रहा है तो और न जाने कितने पेपर में आया होगा, हर राज्य में प्रश्न आता है। और कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से गुजरती है। अब इन 18 देशों में से भारत से तो गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, वो बता दिया है। अब ये 4 देश यहाँ पर दिए, इनमें से किसी एक से नहीं गुजरती है। म्यांमार से दोस्तों गुजरती है, जी हाँ गुजरती है। बांग्लादेश से गुजरती है, जी हाँ गुजरती है। चीन से ये भी गुजरती है। तो इसका उत्तर नेपाल से नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? दोस्तों नई दिल्ली नहीं है, यह है पुणे, पुणे में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? अभी दोस्तों जो नाटो अभी जो चल रहा है, जो अभी पता है आपको कि वॉर जो अभी चल रही है नाटो को लेकर ही, तो प्रश्न जो बनेगा दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई है? हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको याद रखना है नाटो की दोस्तों फुल फॉर्म आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, NATO, नाटो की फुल फॉर्म आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1949 में। डेट सहित आपको पूरी याद रखनी होगी। 4 अप्रैल 1949 को दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो 30 देश दोस्तों इसमें हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि देशों जैसे विश्व बैंक में कितने देश हैं, IMF में कितने देश हैं, तो इनसे दोस्तों प्रश्न बनता है। तो नाटो में दोस्तों 30 देश हैं। 1949 में स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों मैं लेता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो सिलेबस में रहता है, उन्हीं चीज़ों को मैं लेता हूँ। बाकी बेकार की चीज़ें मुझे अच्छी वैसे भी नहीं लगती है, खाली आपका भी टाइम बर्बाद, अपना भी
तो वही चीज़ें मैं आपको देता हूँ। बाकी ये पूछा गया प्रश्न है, ये आपको बताई है। तो जो दोस्तों फ्रांस, फ्रांस अमेरिका नहीं करना है दोस्तों, फ्रांस इसका सही उत्तर है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन। तो जरूर आपको याद रखना है, ईमेल के जन्मदाता थे। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर आपको पता है दोस्तों आउटपुट प्रकार का डिवाइस है, योजक आउटपुट है प्रिंटर। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर आउटपुट है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्लॉटर क्या है? ये भी बनता है प्लॉटर, ये भी आउटपुट है, ये भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कैनर क्या है दोस्तों? स्कैनर स्कैन कर रहा है तो इनपुट हो जाएगा, तो ये जगह आउटपुट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो महात्मा गांधी पुस्तकालय अब दोस्तों ये विदेश में कहाँ किया गया है? तो ये जो दोस्तों केन्या में, केन्या इस तरह से होगा, केन्या, ये इस तरह से सुधार कर लीजिए, केन्या। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना लाई गई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 22 जनवरी। आयोग दोस्तों इस प्रश्न को पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। अटल पेंशन योजना दोस्तों ये भी 2015 में आई थी। डेट सहित आपको याद रखनी है, 1 जून 2015। वीडियो में दोस्तों 2018 वाले में इससे प्रश्न बना था कि अटल पेंशन में सम्मिलित होने की आयु सीमा कितने से कितने तक है, लगभग कितनी है, कुछ इस तरह से प्रश्न बना था। लेकिन आप याद रखिए 18 से 40 साल तक जो भी इसमें इस आयु वर्ग के हैं वो इसमें आते हैं अटल पेंशन योजना में। तो 1 जून 2015 को ये आई थी। बाकी इतना याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष शुरू किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा 1975 में किया गया। 20, ये 24-20 नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन 24 है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार 1975 में। अगला प्रश्न है, थोड़ा यहाँ पर डैश दिया हुआ है, थोड़ा स्पेस है ही फिर भी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, किसको है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा? तो ये दोस्तों संसद, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व भी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? वो थे सरदार सोहन सिंह भाकना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और लाला हरदयाल अगर ऑप्शन में हो, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो सोहन सिंह की तरफ आपको जाना है। सोहन सिंह अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको लाला हरदयाल करना है, ऑप्शन के हिसाब से करेगा। मुख्यालय था दोस्तों इसका कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिजिकल की भी तैयारी कीजिए। शाम को दौड़ने जा रहे हैं, शाम को दौड़िए, सुबह दौड़ने सुबह दौड़िए, जब भी दौड़िए और पढ़ाई करते रहिए।